आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 साइंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के इंटेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 81 पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने इमेज डाल रखी है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिड डॉबिनस ट्राइड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। कह रहा है क्या डॉबिनस ट्राइड, जो डॉबिनस साहब ने ट्राइड्स दिए थे 3 ट्राइड्स, उसमें क्या सॉरी न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑप्टिक्स में क्या डॉबिनस के ट्राइड एग्जिस्ट करते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। एक ट्राइड आपको न्यूलैंड के ऑक्टेव में मिलेगा, और वो जो 3 एलिमेंट्स हैं वो हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Only one triad of Dovenus triad exists in the column of Newland's octaves. For example, the second column of Newland's classification has the elements lithium, sodium and potassium, which is a part of Dovenus triad. और Dovenus triad में आपको पता होगा हम क्या करते हैं, एटॉमिक एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हम एलिमेंट्स को सजा देते हैं, एंड देन फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जब हम एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालते हैं तो उसका जो एवरेज आता है वो सेकंड वाले एलिमेंट के बराबर आता है। तो ये था डॉबिनस ट्राइड। और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी आप जानते होंगे, जब एलिमेंट्स को एक स्ट्रक्चर मैनर में हम सजाते हैं, देन फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम। यही बताया था मैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। तो ये था गाइस इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डॉबिनस क्लासिफिकेशन। डॉबिनस क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या थी, ये आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि डॉबिनस साहब ने जो सिद्धांत दिया था, जो प्रिंसिपल दिया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को लेके, उस उनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कमियां क्या थी। तो बहुत सारी कमियां थी, इसी वजह से रिजेक्ट किया गया। फिर भी एक बार कमी पढ़ लेते हैं हम। लिमिटेशंस ऑफ डॉबिनस क्लासिफिकेशन, डॉबिनर कुड फाइंड ओनली 3 ट्राइड्स आई डॉट ई डॉट, टोटल ऑफ 9 एलिमेंट्स ओनली। डॉबिनर साहब ने एट द टाइम जब टोटल 30 एलिमेंट प्रेजेंट थे, उन 30 एलिमेंट से केवल 3 ही ट्राइड बना पाए। मीन्स वो सक्सेसफुली 9 ही एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना पाए। तो ये बहुत बड़ी कमी थी। ऑब्वियसली आपके पास अगर 30 एलिमेंट थे उस टाइम, तो उन्हें कुछ ऐसा लॉ बनाना चाहिए था जो 30 के 30 एलिमेंट फॉलो करे, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए। सेकेंड कमी थी, however the total number of elements were more than that of those encompassed in Dobinus triad. Thus Dobinus could not be classify most of the elements known at that time. और जो भी उन्होंने नियम बनाए थे वो सारे एलिमेंट्स पर लागू ना होने की वजह से डॉबिनस साहब की जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जो नियम थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड साहब ने जो नियम दिया था वो क्यों फेल कर गया था, या उसकी लिमिटेशन क्या थी। तो उनकी भी लिमिटेशंस काफ़ी अजीबोगरीब थी। लाइक लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बात करें, सेवरल एलिमेंट्स वर फिट इनटू द सेम स्लॉट्स इन न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इन्होंने दो दो एलिमेंट्स को एक ही कह सकते हैं आप बॉक्स में उठा के डाल दिया था, और ये इनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी थी। आप दो डिफरेंट एलिमेंट्स को एक सेम कह सकते हैं सेम बॉक्स में या सेम कॉलम में नहीं रख सकते। ये एक कमी थी इनकी पीरियोडिक टेबल की। अब बात करते हैं इनके बाकी कमियों की। अब इनकी सेकंड कमी थी, एलिमेंट विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप टुगेदर। वो एलिमेंट्स जो आपस में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थे, या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थी, बिल्कुल डिफरेंट थी, उनको उन्होंने सेम कह सकते हैं ग्रुप में उठा के रख दिया था। थर्ड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हेल्ड ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। न्यूलैंड साहब ने जो नियम दिया था वो केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, कह सकते हैं केवल लाइटर एलिमेंट्स तक ही चलता था वो, या अप्लाई होता था। जबकि मैं बात करूँ इनके टाइम में, तो इनके टाइम में टोटल 56 एलिमेंट्स थे, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। मीन्स इन्होंने एक ऐसा नियम दिया था जो 56 में से केवल 20 एलिमेंट्स पर तो लागू होता है, बट बाकी एलिमेंट्स पे ये सारे नियम फेल कर जाता है। अब बात करूँ आखिरी, तो द एलिमेंट्स दैट वर डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी फिट इनटू द ऑक्टिव पैटर्न। और इनका आखिरी ड्रॉबैक था, फ्यूचर में अगर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था तो इन्होंने जो नियम दिया था वो उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए इनका भी पीरियोडिक जो टेबल था वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल कर गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपसे कहा जा रहा है कि आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करके और जो भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए इनका ऑक्साइड्स बना के दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्साइड बनाते हैं पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। तो पोटेशियम की वैलेंसी आपको पता होगा 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। याद रखिएगा ऑक्साइड कैसे बनता है, जब भी ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करेगा या उससे जुड़ेगा तो हमेशा ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी जब इधर क्रॉस होगी मल्टीप्लाई होगी और पोटेशियम की वैलेंसी इधर मल्टीप्लाई होगी तो फार्मूला क्या बनेगा K2 पोटेशियम ऑक्साइड। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। वैलेंसी को आप अगर हो सके तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो 2 और 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन का ऑक्साइड क्या बनेगा CO2, आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस करेंगे फार्मूला बनेगा Al2O3, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, देन इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी 1, क्रॉस करेंगे फार्मूला बन जाएगा SiO2, इसे हम कहते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं। अब आखिरी बेरियम, बेरियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों क्रॉस हो जाएंगी 1 1 1 आ जाएगा, फार्मूला बनेगा BaO बेरियम ऑक्साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या रहा है, बिसाइड्स गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल एनी टू। तो कह रहा है कि गैलियम के अलावा कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जिनकी खोज गैलियम ने मेंडलीव ने उस टाइम प्रिडिक्ट की थी कि फ्यूचर में इन 3 एलिमेंट्स की खोज होगी, जिसमें एक तो गैलियम था, बाकी 2 एलिमेंट्स का आपसे नाम पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन से 2 एलिमेंट्स थे वो। तो बिसाइड्स गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम आर द एलिमेंट दैट आर लेफ्ट बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल सिंस इट्स डिस्कवरी। तो याद रखिएगा मेंडलीव साहब ने 3 एलिमेंट्स की खोज की भविष्यवाणी की थी जो फ्यूचर में होंगे और उनके पीरियोडिक टेबल में उन्होंने जो पोजीशन बताए थे उसी पोजीशन में फिक्स होंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इन एलिमेंट्स की जब खोज हुई थी बाद में उन्हें जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रखा गया तो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे थे ये। और ये 3 एलिमेंट कौन कौन थे, गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम, जिसमें से जर्मेनियम क्या है, मेटलॉइड, और गैलियम और स्कैंडियम मेटल्स हैं। आपको मेटल्स पहचानने के लिए एक छोटी सी टेक्निक बता देता हूँ। जब भी नाम के पीछे EM आए, EM, तो आप समझ जाइएगा वो किसी न किसी मेटल की ही बात कर रहा है। और यहाँ पे जर्मेनियम एक मेटलॉइड है, इसके नाम के पीछे भी EM आ रहा है, तो आप इसे एक्सेप्शनल केस के तौर पे भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव साहब ने अपना पीरियोडिक टेबल क्रिएट करने के लिए क्या क्राइटेरिया चुना था। बेसिकली आपसे रूल पूछना चाहता है। तो ही यूज द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज, उन्होंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया था, 2 प्रॉपर्टीज, 2 गुणों का इस्तेमाल किया था। एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजा दिया था। सेकंड, सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज which is selected as the important factor in arranging elements I dot E dot. The element with similar chemical properties should be in the same group. सेकेंड थिंग, मेंडलीव साहब ने क्या किया था, जो भी एलिमेंट्स सेम केमिकल रिएक्टिविटी रखते हैं उन्हें मेंडलीव साहब ने सेम ग्रुप में रखा था। आसान भाषा में कहने का मतलब है जो एलिमेंट्स सेम तरीके की केमिकल रिएक्टिविटी रखते हैं उसको, उन एलिमेंट्स को मेंडलीव ने सेम ग्रुप में उठा के डाल दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। What do you think the noble gases are placed in a separate group? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नोबल गैसेज को हमें सेपरेट ग्रुप में रखना चाहिए। तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है कि नोबल ग्रुप पहली बात दुनिया के ऐसी गैसेज हैं जो काफ़ी अनरिएक्टिव होती हैं, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती बिकॉज उनका आउटर शेल ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होता है, इसीलिए वो ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव सॉरी एक्सट्रीमली क्या होती हैं, अनरिएक्टिव, एंड दे जनरली डू नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट जीनॉन। इन द एंड कहने का मतलब ये है कि हाईली अनरिएक्टिव होती हैं एंड वो जनरली किसी से भी कंबाइन नहीं करती, वो प्रोडक्ट आसान भाषा में कहने का मतलब नहीं बनाती। और अगर आप उनको आपको चाहते हैं कि प्रोडक्ट बनाए तो आपको बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी पास करनी होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड, noble gases are placed in a separate group of the periodic table because they are inert elements. They are unreactive as their valence shells are completely filled with the electrons. Their properties are different when compared to all the other elements. अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते।
और यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नोबल गैसेज, इनम इनर्ट एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेज बोलते हैं, ग्रुप 18 के बिलोंग करते हैं। और उसमें क्या क्या इसके एग्जांपल है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस अनोमलीज ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीज पीरियोडिक टेबल की कमियों को किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने दूर किया था। तो अगर आप जानते होंगे मेंडलीव साहब ने क्या क्या, या मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कमियां थी, तो टोटल 3 कमियां थी। कौन कौन सी? पहली तो हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, दूसरी आइसोटोप्स के लिए कोई पोजीशन नहीं था, और तीसरा एटॉमिक मासेस, कुछ हैवियर एटम्स को मेंडलीव साहब ने पहले पोजीशन दे दिया था, और जो जिनका एटॉमिक मास कम था जिन एलिमेंट्स का, उनको बाद में जगह दी गई थी। तो ये भी मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल का क्या था, एक डिफेक्ट। तो इन तीनों डिफेक्ट को दूर किया था किसने, हेनरी मोसले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप एक बार इसे रीड कर लेंगे। अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस फॉर योर चॉइस। कह रहा है आप ऐसे कोई से भी 2 एलिमेंट्स बताइए जो मैग्नीशियम से रिजेंबल करते हो। आसान भाषा में आपसे बस पूछ रहा है कि जो मैग्नीशियम के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप कैसे भी 2 एलिमेंट्स के एग्जाम्पल बता दीजिए। तो आपको पता होगा मैग्नीशियम के ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, आर एक्सपेक्टेड टू शो केमिकल रिएक्शंस similar to magnesium. This is because the number of valence electrons is same in all these elements, and since chemical properties are due to valence electrons, they show same chemical reactions. ग्रुप सेकंड के सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। और इन सब की वैलेंसी कितनी होती है, +2। मतलब कहने का कि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं सारे एलिमेंट्स के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार रीड आउट कर देता हूँ। नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आपको 3 ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताने हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो आप इनमें से 3 कोई सा भी एलिमेंट उठा कर रख सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। मैंने ऑप्शन के लिए बेस्ट आप ये उठा के रख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब बात करते हैं बी, 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आपको 2 एलिमेंट्स का नाम बताने जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ग्रुप सेकंड में से आप कोई से भी 2 एलिमेंट्स उठा कर रख सकते हैं। मैंने पूरा ग्रुप 2 लिख दिया यहाँ पे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो यहाँ से जो भी आपको सहूलियत लगी 2 एलिमेंट्स उठा के लिख दीजिए। इन सब के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। आपसे पूछा कोई से भी 3 एलिमेंट बताओ जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर से पूरा मैंने ग्रुप 18 लिख दिया है। ग्रुप 18 के सारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो आप कोई से भी 3 एलिमेंट उठा के लिख सकते हैं यहाँ पे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। सारे ही नोबल गैसेज हैं। जो मन करे आप 3 आराम से उठा के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स। कह रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है तीनों ही वाटर से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्या इन तीनों के एटम्स में कोई सिमिलरिटी है? तो बिल्कुल सिमिलरिटी है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पहली बात तो तीनों ही ग्रुप 1 मेटल्स हैं, इन्हें हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, पहली सिमिलरिटी। सेकंड सिमिलरिटी, इन तीनों के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सिमिलरिटी। थर्ड सिमिलरिटी, तीनों ही मेटल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम सिमिलरिटी देखें तो बहुत सारी सिमिलरिटी है इनके बीच में। और एक बार रीड आउट करके देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है इसकी। Lithium, sodium and potassium are all react with water to form alkalis I dot E dot, lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc. with the liberation of hydrogen gas. All these metals have 1 electron in their respective outermost shells. The similarity between lithium, sodium, potassium, they have only 1 valence electron in their outermost shell, जैसे मैंने आपको बताया outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन है इन तीनों की, मेकिंग दैम एक्सट्रीमली अनस्टेबल।
और इन्हें हाईली रिएक्टिव बनाता है इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की। एज अ रिजल्ट दे इजीली रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से बहुत ही आसानी से वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कली मेटल। इन्हें हम ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। क्यों? क्योंकि वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं। और एल्कली क्या होते हैं? जो बेसिस पानी में घुलनशील होते हैं, जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, उन्हीं बेसिस को क्या बोलते हैं, एल्कली। अब बात करते हैं बी पार्ट की इसकी। हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। सेम सवाल जो पहले की तरह पूछा है, हीलियम और नियॉन में आपसे सिमिलरिटी पूछ रहा है, कह रहा है कि इन दोनों के एटम्स में कुछ सिमिलरिटी है, तो बिल्कुल सिमिलरिटी है। ये दोनों ही नोबल गैसेज हैं, ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं। इन दोनों के ही आउटर मोस्ट ऑक्टेट जो है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से फिल है, हाईली अनरिएक्टिव है ये, और ये गैसेज के रूप में पाया जाता है हमारे एटमोसफियर में। बाकी एक डेफिनेशन पढ़ के देख लेते हैं एक बार। द एटम्स ऑफ हीलियम एंड नियॉन हैव देयर वैलेंस शेल completely filled with electrons. The number of valence electrons is 8, so they do not show any reactivity. Helium and neon belongs from same group 18 noble gases। और यहाँ पे पूरे noble gases का मैंने ग्रुप लिखा हुआ है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, और ब्रैकेट्स में मैंने इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। आपसे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के अमंग मेटल्स पूछ रहा है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने पहले तो 10 के 10 एलिमेंट्स के नाम लिख दिए शुरुआत से, और एटॉमिक नंबर के साथ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब बात करते हैं इसमें मेटल कौन कौन है। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हीलियम नोबल गैस है, नॉन मेटल है, लिथियम एक मेटल है, ये एक मेटल है यहाँ पे, बेरिलियम भी एक मेटल है, बोरोन है क्या, नहीं, बोरोन मेटलॉइड है, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, नियॉन भी नॉन मेटल। तो टोटल आपके शुरुआत के 10 एलिमेंट्स में मेटल कितने हैं, 2, लिथियम और बेरिलियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, बाई कंसिडरिंग देयर पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटलिक करेक्टर। आपसे पूछ रहा है कि आप अगर इनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो इनमें से आपके हिसाब से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो मेटलिक प्रॉपर्टी है सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे मैंने उन मेटल्स के और जो भी है नॉन मेटल्स मैंने उनके नाम लिख दिए हैं, किस ग्रुप से, किस पीरियड से बिलोंग करते हैं वो लिख दिया है, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और एटॉमिक नंबर क्या है वो लिख दिया मैंने। बाकी आंसर देखते हैं हम। We know that metallic character decreases from left to right in a period and increases down a group। आपको पता होगा मेटलिक करेक्टर जब भी आप किसी पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, तो हमेशा डिक्रीज करते हैं मेटलिक प्रॉपर्टीज़, और नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देयरफॉर आउट ऑफ अबव ऑप्शंस बेरिलियम एंड गैलियम शुड बी मोर मेटलिक इन नेचर। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे बेरिलियम और गैलियम ही है जो कि मेटलिक होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास बेरिलियम ये रहा एंड गैलियम ये रहा, ये दोनों ही मेटलिक होने चाहिए, बाकी तो रेस से बाहर हो चुके हैं। नाउ आउट ऑफ बेरिलियम एंड गैलियम इज बिगर इन साइज एंड हेंस हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कह रहा है गैलियम का साइज बड़ा होने की वजह से गैलियम जो होगा वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। और ये आपको पता होगा अगर मेटल है तो उसके मेटल होने की पहचान उसी से है जब तक वो इलेक्ट्रॉन लूज ना करे। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी हम उसे मेटल के दर्जा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम। 10 गैलियम इज मोर मेटलिक इन नेचर, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है गैलियम। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो कैसे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, Which of the following statement is not a correct statement about the trends and when going from left to right across the period of periodic table। आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है पीरियड के बारे में, जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो मैंने सारे स्टेटमेंट नहीं लिखे, उसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट था जो हमारा आंसर था और जो भी रॉन्ग है ऐसा नहीं होता वो लिखा हुआ है,
द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। आप पाएंगे पीरियोडिक टेबल के जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट और राइट जाएंगे तो नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, मतलब मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, और नॉन मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। कह रहा है कोई एलिमेंट है एक्स और वो एक क्लोराइड बना रहा है XCl2 नाम से, विच इज़ अ सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज। कह रहा है तो आपको एक्स के ग्रुप से रिजेंबल करने वाले किसी भी ग्रुप में किसी भी साथी का नाम बताना है, मीन्स किसी भी साथी मेटल का नाम बताना है जो उससे रिजेंबल करता हो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो आपको ग्रुप सेकंड में अगर आपने पढ़ा होगा तो ग्रुप सेकंड में मैग्नीशियम आता है, तो इसका सही जवाब मैग्नीशियम हो जाएगा। और यहाँ से भी आप देख पाएंगे अगर आप XCl2 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो जाएगी, और एक्स अब मुझे नहीं पता यहाँ पे एक्स क्या है, बट मुझे इसकी वैलेंसी पता है 2, और वैलेंसी 2 तो केवल यहाँ पे मैग्नीशियम ही शो कर सकता है। क्यों? सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, और सिलिकॉन की 4 होती है। तो हमें मैग्नीशियम ही इकलौता ऐसा कंटेंडर है जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच एलिमेंट हैज़ टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है दो ही शेल हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। तो शुरुआत में अगर मैं 2 शेल उठा लूँ, के और एल शेल, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 2 10 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 10। और एटॉमिक नंबर 10 है तो ऑब्वियसली कौन सा एलिमेंट है? नियोन। और नियोन क्या है? एक नोबल गैस है, ग्रुप 18 एलिमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गाइस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आपसे पूछा ये क्या है, मतलब इसे कौन सा एलिमेंट है। तो 282 आपको पता होगा KLm, 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो इन तीनों को ही ऐड करो इलेक्ट्रॉन्स को तो टोटल आएगा 12। और 12 क्या शो कर रहा है? एटॉमिक नंबर। और 12 किसका एटॉमिक नंबर है? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। अब बात करते हैं सी पार्ट की। अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। कह रहा है 3 शेल्स हैं और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी के पहले 2 शेल कंप्लीटली फिल होने चाहिए इलेक्ट्रॉन से। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। सबको ऐड कर दीजिए, 8 4 12 2 14। और 14 किसका एटॉमिक नंबर है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है? ऐसी मेटलॉइड है जिससे आपके मोबाइल की चिप्स बनती हैं। अब बात करते हैं डी पार्ट की। अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। कह रहा है 2 शेल्स हैं और इसके आखिरी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ऐड करेंगे आएगा 5। और 5 किसका एटॉमिक नंबर है? बोरोन का। और बोरोन क्या आएगा? इसे मेटलॉइड। अब बात करते हैं ई पार्ट की। ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। कह रहा है इसके सेकंड शेल में पहले वाले शेल से दोगुने इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसके दोगुने उसके दूसरे शेल में है। तो आपको पता होगा कि शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसका जब आप डबल करेंगे तो पाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। और 6 इसका एटॉमिक नंबर भी है। और 6 एटॉमिक नंबर किसका है? कार्बन का। कार्बन का एक नॉन मेटल। दुनिया में ऑलमोस्ट हर जो चीज़ बनी हुई है वो कार्बन बेस्ड है, जो कि आपने कार्बन चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। कह रहा है बोरोन जिस ग्रुप में से बिलोंग करता है उस ग्रुप में सबसे कॉमन चीज़ क्या है? तो सबसे कॉमन चीज़ आप पाएंगे उसमें क्या होगी? कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोरोन फैमिली इज दैट ऑल हैव वैलेंसी 3। मतलब पूरी बोरोन जो फैमिली है उसमें आप ऊपर से लेके नीचे तक चले जाएं चाहे नीचे से ऊपर, इन सब के एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होगी? +3 या 3 के साथ कह सकते हैं आप। 3 इलेक्ट्रॉन से लूज करने के आदी होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पी पार्ट में आपसे बोल रहा है व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। सेम उसी की तरह पूछ रहा है कि फ्लोरीन के जो ग्रुप है उसमें क्या कॉमन है। तो ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन आर नॉन मेटल्स। पहली बात तो सारे नॉन मेटल्स हैं विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज सिंस
दे ऑल हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। आपको पता होगा ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे नॉन मेटल्स हैं और सारे के आउटर शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं बिकॉज इन्हें अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। और ये कौन कौन से हैं नॉन मेटल्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द होल पीरियोडिक टेबल दैट इज फ्लोरीन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? तो एक एटम दे रखा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 2,8,7, आपसे एटॉमिक नंबर पूछा है तो बहुत ही सिंपल है, इन सबको ऐड कर देंगे, 17 इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा और 17 एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का। अब बात करते हैं बी पार्ट। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? कह रहा है कि आपको कुछ यहाँ पे ऊपर जो क्लोरीन दे रखा था इस ये केमिकली सिमिलर किससे होगा? तो मैंने अभी ऊपर बताया था, तो नाइट्रोजन से नहीं है। क्या फॉस्फोरस से? भी नहीं है। क्या आर्गन से? नहीं, आर्गन नोबल गैस है। फ्लोरीन, बिल्कुल सही जवाब, फ्लोरीन से बिल्कुल केमिकली सिमिलर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। द पोजिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। आपको कुछ यहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चन दे रखे थे और आपसे इनके जवाब पूछे हैं, ए बी सी ब्लैंक करके दे रखे। यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व कर रखा है, इसका अगला पेज मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो सॉल्यूशन साथ देख लेंगे आप। तो देखिए आपसे ए पार्ट में पूछा हुआ है स्टेट वेदर ए इज़ अ मेटल और नॉन मेटल। तो यहाँ पे ए जो है मेटल है नॉन मेटल, तो ए क्लोरीन, आपको अच्छे से पता होगा क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा रहता है, तो क्या है? नॉन मेटल। अब बात करते हैं बी, कह रहा है स्टेट वेदर सी इज़ अ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव दैन ए। कह रहा है सी जो है वो ए से ज़्यादा रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है? तो यहाँ पे ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, क्यों? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की चाहत कम होगी बिकॉज ये नीचे ए जो है आपका क्लोरीन जो है 3rd पीरियड से बिलोंग करता है और ये 5th पीरियड से, 5th पीरियड से बिलोंग करने की वजह से इसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी नहीं रखता। बट क्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से कह सकते हैं आप ज़्यादा रिएक्टिव होगा सी से ए। तो क्लोरीन इज अप हायर अप ग्रुप 7 देन आयोडीन। द आउटर शेल ऑफ द क्लोरीन इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड इट इज less shielded than the outer shell of iodine. Chlorine is more reactive than iodine since chlorine can gain electrons more easily than iodine. और दूसरी बात, क्लोरीन का आकार काफ़ी छोटा है और आकार जितना किसी एलिमेंट का छोटा होता है वो एलिमेंट उतना ही रिएक्टिव होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सी पार्ट की। विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी? कह रहा है सी जो होगा वो बी से छोटा होगा या बड़ा होगा? तो chlorine atom is smaller than iodine's atom and iodine has more shielding than chlorine. This increased shielding counteracts iodine's greater number of protons in the nucleus. अगर मैं बात करूँ ए का साइज, क्लोरीन का साइज छोटा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है। बट अगर मैं बात करूँ टेल्यूरियम की, ये टेल्यूरियम का छोटा होगा साइज में? तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आपको पता होगा पीरियड में जब हम ऐसे मूव करते हैं लेफ्ट और राइट तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इसका साइज छोटा होगा और बी का साइज बड़ा, मतलब टेल्यूरियम का साइज बड़ा होगा, आयोडीन का साइज छोटा होगा इसके मुकाबले में, लेकिन क्लोरीन से बड़ा होगा। तो आई होप समझ पाए होंगे आप। अब इसके डी पार्ट को देख लेते हैं एक बार। विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय अ मेटल ए? एलिमेंट ए। तो एलिमेंट ए आपसे बोल रहा है क्या किस तरीके का कैटायन बनाएगा, किस तरीके का आयन बनाएगा, कैटायन बनाएगा या एनायन? तो आपको पता होगा क्लोरीन हमेशा एनायन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 belong to group 15 of the periodic table. Write the electronic configuration of these two elements. Which of this will be more electronegative? Why? तो इसका जवाब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। सॉरी। तो नाइट्रोजन का मैंने एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। फॉस्फोरस का 5, 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8,5। तो as we know that the electronegativity of the elements decreases on going from
टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, दैट्स वाई नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मीन्स कहने का मतलब है नाइट्रोजन जो है फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों? सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, साइज छोटा होगा, इसके पास नंबर ऑफ शेल्स कम है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड करके रखेगा। और फॉस्फोरस में 3 शेल होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स की पहुंच दूर हो जाएगी न्यूक्लियस से। अब बात करते हैं, दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप एंड दस देयर इज एन इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस और अ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट्स टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि कोई भी अगर एलिमेंट हो आपके पास और आपको उसका एटॉमिक नंबर पता हो तो क्या आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने में कामयाब हुए तो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट इन द element. We get the information of group number after knowing वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है तो भी हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज इक्वल टू द पीरियड नंबर, दस बाई knowing electronic configuration we know the group number and period number of an element and the position of an element in the periodic table। मैं आपको 2 एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा आप कैसे ढूंढेंगे। जैसे कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर आपको पता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको 2 8,8,2। तो यहाँ पे आप शेल्स गिनेंगे 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? शेल 4। याद रखिएगा जितने शेल हैं वो उस पीरियड से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे 4 शेल हैं तो ये 4th पीरियड से बिलोंग करेगा। और आखिरी शेल में जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसके ग्रुप के बारे में बताएगा, मतलब आखिरी शेल में 2 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब बात करते हैं फ्लोरीन, एक दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। तो यहाँ पे कितने शेल दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 शेल, तो पीरियड 2 हो जाएगा। और ग्रुप 17 इसलिए क्योंकि इसके आउटर शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। और आपको पता भी होगा ये एक नॉन मेटल है इस वजह से। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की। In the modern periodic table, calcium, atomic number 20, is surrounded by elements with atomic number 12, 19, 21, 38. Which of these have physical and chemical bodies resembling calcium? कह रहा है कैल्शियम को 4 एलिमेंट्स ने चारों तरफ से सराउंडेड है, घेरा हुआ है। तो आपसे बस बोल रहा है उन एलिमेंट्स का नाम बताओ जो कि कैल्शियम की तरह सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे वो एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम। मीन्स यहाँ पे कैल्शियम की तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी सेम होंगी? इसके ऊपर वाले मैग्नीशियम की और स्ट्रोंशियम की, बिकॉज इन सब के ही आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्टिविटी तय करते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम की तरह नेचर किसका हो जाएगा? सेम, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम। तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कह रहे हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को और हेनरी मोसले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कंपेयर करो और कंट्रास्ट करो। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की कुछ बातें देखते हैं। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। देयर आर 8 ग्रुप्स, each group is divided into subgroups and A and B। मेंडलीव ने क्या किया था? सब ग्रुप्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया था ए और बी में। ईच द ग्रुप फॉर नोबल गैसेज वाज नॉट प्रेजेंट एज नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। नोबल गैसेज उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए मेंडलीव ने प्रॉपर एक नोबल गैसेज के लिए एक अलग से ग्रुप ब्लैंक छोड़ दिया था। देयर वाज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, बिकॉज जब मेंडलीव साहब ने अपना पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया था एट दैट टाइम आइसोटोप्स की खोज हुई ही नहीं थी। इस वजह से उन्हें आइसोटोप्स के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं, और इसी वजह से उनके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, और यही ड्रॉबैक बना बाद में चल के मेंडलीव का। बात करते हैं नेक्स्ट के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़।
एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सजाया गया। देयर आर 18 ग्रुप्स, मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 ग्रुप हैं और मेंडलीव के पीरियड टेबल में 8 ग्रुप थे। ग्रुप्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, ग्रुप्स को यहाँ पे मॉडर्न पीरियड टेबल में सब ग्रुप्स में नहीं बांटा गया है। और सेपरेट ग्रुप आई डॉट ई डॉट ग्रुप 18 इज प्रेजेंट फॉर नोबल गैसेज, नोबल गैसेज के लिए प्रॉपर एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है। दिस प्रॉब्लम वॉज रेक्टिफाइड एज स्लॉट्स आर डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। मंडी साहब के पीरियड टेबल में जो भी कमी थी उस कमी को हेनरी मोसले ने एटॉमिक नंबर के जरिए पूरा किया था। तो ये था गाइस एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे इसके, और साथ ही साथ मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन में करवा दिए। तो आपके लिए